क्लास में हमने क्या क्या देखा था, मैट्रिक्स दिखता कैसा है, उसका सिंबल देखा था, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक, इसके बाद हमने जाना कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ऑर्डर, कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखना, मल्टीप्लाई का साइन लगाना, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखना, वो जो मुझे देता है वो क्या देता है मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने देखा। ठीक, इसी के बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सिर्फ आपको मैं इनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा इन सब के, और आपको याद रखना है कि ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मैट्रिक्स का टाइप है मेरे पास रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा 5 ऐसा। ठीक, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 1, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक, एक और एग्जाम्पल से समझता हूँ, 1 2 ऐसा मैंने कहीं पर लिखा। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 1, मुझे सिर्फ रो से मतलब है, कॉलम कितने भी हैं उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, फिर से एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3। ये बोर्ड पर आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, इन सभी एग्जाम्पल में मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 1 रो, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, रो मैट्रिक्स। ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो मैट्रिक्स का टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से आपने रो मैट्रिक्स पढ़ा, इसी तरह से सिमिलरली अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा ये इसमें कितने कॉलम हैं, 1, क्या कहता हूं मैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स। सर आप इसको रो मैट्रिक्स भी कहते हो, तो यस, ये एक अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये समझ आया आपको। ठीक, इसी तरह से मैंने आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा, ये इस एग्जाम्पल को देखकर आपको पता चल रहा है इसमें कितने कॉलम हैं, 1, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से और भी बनाए जा सकते हैं, 1 2 3। जितने भी मैट्रिक्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इन सबका मैं ऑर्डर लिखकर दिखाता हूँ, तब बात आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो आंसर है रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 1, तो इसका ऑर्डर कितना, 1 बाय 1। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, फिर से इसका हमें ऑर्डर लिखना है, रो कितनी है, 1, ठीक है, कॉलम कितने हैं, 2, तो ऑर्डर कितना, 1 बाय 2। बिल्कुल आसान है। सिमिलरली एक और लिखिए, रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, तो ऑर्डर कितना, 1 बाय 3। इन सब में एक कॉमन चीज दिखाई दी, वो ये कि यहां पर जो होगा वो उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, कितनी, 1। तो अगर मैं कहूं कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, तो आप आंसर देंगे कि सर वहां पर 1 लिखा होता है और पीछे कोई भी n लिखा होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो एक जनरल हमने टर्म बना लिया कि ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 1 क्रॉस n होता है, 1 बाय n होता है, ऐसे ऑर्डर वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, रो मैट्रिक्स। ये समझ आया। ठीक, इसी तरह से कॉलम में मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर मिला कितना, 1 बाय 1। यहाँ पर मैंने देखा रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है, रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1। तो यहाँ से मैं एक अगर जनरल ऑर्डर इसका बनाना चाहूँ तो वो जनरल ऑर्डर आप समझ चुके होंगे क्या बनेगा, आगे तो कुछ m लिखा होगा लेकिन पीछे एक फिक्स क्वांटिटी होगी, क्या, 1। ये ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर m बाय 1 होता है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ये समझ आ रहा है आपको। ठीक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सर अभी तक कौन सा है, ये जो मैं आपको बताने आ रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में कैसे हों, इक्वल, तो वो क्या कहलाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, ध्यान देना, ये ऐसा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक, अच्छा, इसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4,
बताइए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, क्यों हुआ? तो आपने आंसर दिया क्योंकि सर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसी तरह से आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, सपोज करिए 7 8 9। ये मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं। तो ऐसी जितनी भी मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सभी एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, इसमें एक बड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल सब में चल रहा है, इस तरह का एग्जाम्पल, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये समझ आ रहा है? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो मैट्रिक्स का टाइप आता है, 4th नंबर वाला टाइप, वो ये है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कल, कैपिटल लेटर लिखना होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अंदर एलिमेंट लिखते हैं, उसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, और नीचे आई जे, यहाँ पर आई किसको दिखाता है, रो को, और ये किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम को, और ये n इंटू एन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, m इंटू, ऐसे तो ऑर्डर लिखते हो, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि m की जगह भी n है और n की जगह भी n है। इस बात का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वही हमने यहाँ पर लिखा। तो कोई भी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने भी नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो सब कैसे हों, जीरो हों। नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट, सर ये डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होते हैं, तो डायगोनल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट। ठीक है, अब इन डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर अगर मैं बाकी सभी जगह पर जीरो लिख देता हूं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिखा ऐसा, ये इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल लिखा हुआ है, डायगोनल में तो नंबर हैं और उनको छोड़कर बाकी सब जगह जहां भी नॉन डायगोनल है वहां पर क्या लिखा हुआ है, जीरो। ये समझ आया आपको? ठीक, एक और एग्जांपल लीजिए, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा, सपोज करिए √3, यहां पर भी लिखा √2 और यहां पर कुछ भी लिखा 5। डायगोनल में आपको एलिमेंट्स दिखाई दिए, लेकिन जो डायगोनल में नहीं है यानी नॉन डायगोनल वाले प्लेसेस हैं वहां पर सब जगह आपको क्या दिखाई दिया, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, अच्छा। अब मुझे ये बताइए, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? तो आंसर है यस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में डायगोनल है और इसके अलावा और कोई प्लेस तो है नहीं हमारे पास। ठीक, तो जो भी प्लेस होंगे उनको अपनी तरफ से हम क्या मानकर चलेंगे, जीरो। तो इसका मतलब ये कैसा कंसीडर करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये समझ आया? तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है। ठीक, फिर से एक बार, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स होती है। दूसरा नंबर, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरी मैट्रिक्स का टाइप कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब कैसे हों, जीरो है, हों, तो हम क्या कहेंगे उनको, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आता है आपको? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखिए ध्यान से, अ डायगोनल मैट्रिक्स, किसकी बातें हो रही हैं, इस बात का मतलब तो ये हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स का जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज कि डायगोनल में तो कुछ लिखा होगा, बाकी सब जगह जीरो लिखा होगा। ये समझ आ रहा है? ठीक, तो यानी कि हमें ऐसा ही एग्जांपल लेकर चलना है, जाकि डायगोनल में कुछ हो और बाकी सब जगह जीरो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। कब, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना, मैंने यहां पर लिखा एक मैट्रिक्स 1 0 0 0, सपोज करिए मैंने यहां पर 2 लिया एग्जांपल के लिए। बताइए इसके डायगोनल में मैट्रिक्स लिखे हैं या नहीं?
सॉरी एलिमेंट लिखे हैं जिन वहाँ जीरो नहीं लिखा गया है। तो डायगोनल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, बाकी सब जगह क्या है, जीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। लेकिन इस डायगोनल मैट्रिक्स की अपनी खास बात क्या है कि इसमें डायगोनल में जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो सब सेम एलिमेंट लिखे गए हैं, सबके सब इक्वल एलिमेंट लिखे गए हैं। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलिमेंट तो थे लेकिन वो जरूरी नहीं थे कि इक्वल हों। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब क्या होती हैं, लेकिन जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब क्या हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक। इसका और एग्जांपल बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा √3 0 0। अगर मैं यहाँ कुछ और नंबर लिख दूंगा तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन अगर मैंने √3 लिख दिया तो ये कौन सी बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। ये समझ आया आपको? ठीक। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा भाई। ये कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। बिल्कुल आसान है। तो ये तो एग्जांपल सबका है ना। ये आ गया स्केलर मैट्रिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक। अब इसके बाद मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ओके, ये कैसी मैट्रिक्स होती है? सबसे पहले तो मैं ये समझ लूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें मुझे आपको बतानी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। अब इन्होंने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया। डायगोनल मैट्रिक्स आपने समझा, वहां पर कुछ भी लिखा हो सकता था डायगोनल में। फिर अगर हमने एक जैसे लिख दिए तो वो क्या बन जाते थे, स्केलर मैट्रिक्स। अब हमने फिक्स कर दिया, नहीं एक जैसे नहीं, सिर्फ 1 1 1 लिखा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां ध्यान दीजिए, एक मैंने आपके सामने ये लिखा 1, ठीक। अच्छा, अब मैं फिर से एक और डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 0 0, और यहां अगर मैं 2 लिख दूं तो बताना क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर भी है, और ये ऑल्सो कौन सी है, ठीक। अच्छा, एक और लिखिए एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो सर स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? तो बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो सिर्फ 1 ही आ सकता है, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ 2 3 रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है डायगोनल में, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ क्या आएगा, 1। ये बात आती है आपको समझ में? ठीक। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान वाला है, बिल्कुल आसान सी अलजेब्रा है, बिल्कुल आसान वाला चैप्टर है। मैट्रिक्स सबसे ज्यादा आसान वाला चैप्टर लगेगा आपको, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक। तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात बता दी कि अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स बनाऊं और उसमें जीरो लिखूं बस केवल, और कुछ लिखना ही नहीं है मुझे। ये देखिए, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हो। ये समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, तो छोटे बच्चों वाली है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप, कंपेरेबल मैट्रिक्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझने वाली चीज है ये। अगर मैं आपको कभी भी कहूँ थ्रू आउट द चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया और मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में आ गया मैं कि मुझे दो मैट्रिक्स को कंपेयर कराना है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि उन दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर अलग अलग हैं तो मैं उनको कंपेयर नहीं करा सकता। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने कहीं पर लिखा 1 2 3, ठीक, और मैंने कहीं पर लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और मैंने आपको कहा कि इसको इससे कंपेयर कराओ, तो आप कैसे कंपेयर कराओगे, नहीं करा पाओगे। लेकिन सपोज करो मैंने आपको सामने ऐसा लिख दिया x y z, अब बताओ क्या इन दोनों को कंपेयर करा सकते हो? आंसर है यस, कंपेयर करा सकते हैं। क्यों? 1 को हम
कंपेयर कराने पर क्या सोच लेंगे कि ये x रहा होगा, ये 2 और 3 कंपेयर कराएंगे अगर हम, ये समझ आ रहा है। लेकिन इसको इससे कंपेयर कैसे कराओगे आप, नहीं करा पाओगे। या मैंने यहाँ पर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा होता x y z a b और c। अब बताओ क्या इसको इससे कंपेयर करा सकते हो आप, नहीं करा सकते। आप क्या बताओगे, 1 को किससे, x से कराऊं, y से कराऊं, a से कराऊं, किससे कराऊं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर दो मैट्रिक्स को कंपेयर कराना हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, उनके ऑर्डर आपस में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनको कंपेयर कराया जा सकता है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, तो वो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगी। जो समझ आ रहा है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है वो सबसे पहले आप देखिए। टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they have same order। सबसे पहली कंडीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट वाली कंडीशन कौन सी है, उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम। ठीक, और दूसरी इंपोर्टेंट वाली कंडीशन क्या है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। ठीक, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहाँ पर सपोज करिए मैंने लिखा 1 2 -3 4। ठीक, अगर ये मैट्रिक्स के इक्वल, मुझे एक इक्वल मैट्रिक्स लिखनी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होना चाहिए जो इस मैट्रिक्स का हो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2/2, तभी ये मैट्रिक्स इसके इक्वल मैट्रिक्स हो सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर होंगे वो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तब मैं इनके बीच में किसका साइन लगा सकता हूँ, इक्वल का। ये समझ आया आपको। ठीक, इसी तरह से एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो इस बात से मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को आप, मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो वो मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल। तो वो मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल। दो मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ए और बी की। अब सपोज करो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें पहले से मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। ए मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के कैसी है, इक्वल। ठीक, और उनके ऑर्डर कैसे हैं, सेम। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अभी हमने ऐसे पढ़ा, ऑर्डर सेम, एलिमेंट इक्वल, तो मैट्रिक्स इक्वल। हम इसका उल्टा भी पढ़ सकते हैं, अगर मैट्रिक्स इक्वल, ऑर्डर सेम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपके सामने लिखा 1 2 3 4 और मैंने आपके सामने लिखा x y a b, ऐसा लिखा, और मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हैं, इक्वल। मैंने बीच में इक्वल का साइन लगा रखा है, इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं और इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि x किसके इक्वल रहा होगा, 1 के, y किसके इक्वल रहा होगा, 2 के, a किसके इक्वल, एंड सिमिलरली b किसके इक्वल। ये हम यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें वो पहले से इक्वल बता देगा और आपको कोई वैल्यू पूछेगा वेरिएबल्स की। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। एग्जांपल नंबर है मेरे पास 4 एनसीईआरटी। कल हमने 3 एग्जांपल कर लिए थे, 4th नंबर का एग्जांपल देखिए। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन में पहले से उसने किसका साइन लगाया है, इक्वल का, यानी कि उसने बता दिया कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, क्या इनके ऑर्डर सेम हैं, तो आंसर है यस। यहाँ 3/3 है और यहाँ भी क्या है, और ऑफ कोर्स उसने बताया है कि इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो वो सेम देगा ही, इसमें चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक, अच्छा,
अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं तो हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर x+3 को कंपेयर कराया। अब देखा एक टर्म आया, मैंने क्या बोला अभी, कंपेयर कराया। तो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब हो सकती हैं, जब उनके ऑर्डर इक्वल हों। ये आपने समझा। ठीक, x+3 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से सॉल्व करिए, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब इसके बाद z+4 किसके इक्वल होगा, देखिए z+4 इक्वल्स टू, तो यहाँ से z इक्वल्स टू कितना, 6 - 4, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आसानी से आ गई, z इक्वल्स टू 2। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये तो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 2y - 7 ये किसके इक्वल होगा, 3y - 2 के। ठीक, 3y ऐसे ही ठीक है, ये 2y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, -7 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 2 है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2, तो आंसर कितना आएगा, -5। और इधर क्या चल रहा है, y, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आसानी चल रहा है। ठीक, इसी तरह से 6, ओके, a-1 देखकर बताइए किसके इक्वल है, -3 के। ये तो a ऐसे ही ठीक है, -3, ये इधर आया तो +1, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बिल्कुल आसान चल रहा है। ठीक है, 0 किसके इक्वल होगा, 2c + 2 के। ये 2 इधर लाइए, माइनस इधर 2c और -2/2, यहाँ से आंसर कितना, -1। ये सब तो बिल्कुल आसान होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास किसकी वैल्यू रह गई, b, इसको कंपेयर कराइए। b - 3 किसके इक्वल है, 2b + 4 के। b - 3 इक्वल्स टू 2b + 4, ओके। नाउ 2b ऐसे ही ठीक है, ये b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 ऐसे ही ठीक है, 4 इधर आया तो माइनस का हो गया, दिस इज -7 और इधर b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो ये निकालना बिल्कुल आसान होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जहाँ पर मैट्रिक्स पहले से इक्वल गिवन होती है, बस आपको एलिमेंट को कंपेयर कराना है और आंसर निकल जाते हैं। ठीक, इसी तरह का एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। अभी तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकलती गई वेरिएबल्स की। कुछ आपके सामने ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें कुछ इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5, और इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या बोला है उसने, इक्वेशन, ये तो इसका मतलब इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी। देखिए 2A + B इक्वल होगा 4K। क्यों होगा सर, क्योंकि ऑर्डर सेम है और इक्वल का साइन है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ से मैं कंपेयर करा सकता हूँ, 2A + B किसके इक्वल बताइए, एंड A - 2B किसके इक्वल, -3 के इक्वल। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A और B की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, A और B की वैल्यू सॉल्व करना हमें आता है, कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है, -2B, तो यहाँ पर भी 2 बना लूँ मैं। तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दूँ, कराइए, 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 4A 8, ये, और इस इक्वेशन के साथ इसको लिख लेता हूँ। ये सब कुछ आप सीख के आए हो छोटी क्लासों में, तो ये आपको आता है। ठीक, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट। 4A और A हम ऐड ही तो कर रहे हैं इसको, तो 4A और A मिलकर कितना, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना, 5, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी, 1, ये A की वैल्यू आ गई। और ये A की वैल्यू उठाकर चाहे तो आप इस इक्वेशन में पुट करें या यहाँ पर पुट करें, है ना, कहीं भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने A की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो इस इक्वेशन में A की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। A - 2B इक्वल चल रहा था -3 के, A की वैल्यू 1, -2B -3, 1 इधर आएगा तो कैसा, माइनस का, तो ये -4 आया। इधर क्या चल रहा था, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से आप डिवाइड करोगे तो B की वैल्यू कितनी, तो इसका मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें इक्वेशन बनेंगी और उनको सॉल्व करके आंसर मिलेंगे। जैसे आपने A और B की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से सेम आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, C और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 5C
माइनस डी किसके इक्वल है 11 के ये, और 4c प्लस 3d किसके इक्वल है 24 के। तो यहाँ पर लिखा मैंने 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इक्वेशन ठीक लिखी है मैंने, 4c प्लस 3d 24, 5c माइनस डी किसके इक्वल 11। ओके, इक्वेशन ठीक लिखी है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, कराइए। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 15c माइनस 3d इक्वल्स टू कितना 33, ये आ जाएगा। ठीक, और इसके साथ इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं, 4c प्लस 3d इक्वल्स टू कितना 24, ये। ठीक, अच्छा, अब इनको ऐड करा दीजिए, 15 और 4 ऐड करिए 19c, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल। अच्छा, इधर देखिए कितना आएगा, ये 4 और 3 7 और ये कितना बन गया 57। ठीक है, 19 से मैंने डिवाइड किया तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये जो c की वैल्यू 3 आई है, इस c की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। 4 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस 3d इक्वल्स टू 24। 3d ऐसे ही ठीक है, 24 में से 4 3 12, ये इधर आकर क्या हो गया माइनस, तो कितना बचा 12। 3 से डिवाइड किया तो d की वैल्यू 4 आ गई। तो आपसे जो आंसर पूछे तो वो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। कैसे किया ये समझ में आया? सिर्फ कंपेयर कराइए, इक्वेशन बनेंगी और इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। और ये आपकी बेसिक वाली नॉलेज है जो आप 9th 10th में सीख के आए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 NCERT, इसका हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन द मैट्रिक्स, एक मुझे मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स। ठीक, इस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इन एलिमेंट्स को देखकर, इस मैट्रिक्स को देखकर आपको इनके आंसर देने हैं। सबसे पहली चीज आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ऑर्डर। ऑर्डर सबने पढ़ा है। ऑर्डर हम कैसे देखते हैं? तो आंसर है सबसे पहले रो लिखी जाती है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखा जाएगा, फिर कॉलम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो रो कितनी है 1 2 3, रो कितनी है 3। ठीक, कॉलम 1 2 3 4, तो ऑर्डर कितने का है 3/4 का ऑर्डर, ये सबको आता है। ठीक, अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जब मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज़ बताई थी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका क्या होता है, तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई किससे करा दिया जाता है? नंबर ऑफ कॉलम से। और इसको हम ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ रो कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, और यही हमारा क्या था ऑर्डर, और इनका मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आंसर कितना आया 12। बिल्कुल आसान है, ये समझ आया? ठीक, इसके बाद थर्ड पार्ट बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आप। थर्ड पार्ट है मेरे पास, राइट द एलिमेंट्स A13। A13, A13 का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो पहला नंबर है ये रो को दिखा रहा है और दूसरा नंबर किसको दिखा रहा है? कॉलम को। और इसको हमें पहचानना है इस मैट्रिक्स में से। तो A यानी कि रो 1 पर जाइए। रो 1 कहाँ है? ये रो 1 है। ये क्या है? रो 2। ये क्या है? रो 3। रो 1 में जाइए और उसके बाद कहाँ पर जाइए? कॉलम 3 में। तो कॉलम 3 कहाँ है? देखिए, ये है कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। तो रो 1 में कॉलम 3 पर जाइए, क्या मिला हमें? 19। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया 19। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? A21। इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे? सेकंड रो में जाइए, कहाँ पर? फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, सेकंड रो में जाइए फर्स्ट कॉलम में, क्या मिला? 35। नेक्स्ट A33। A33 का मतलब क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम।
थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम कहाँ है, ये है, क्या मिला, -5। ओके, ये समझ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और चलते जाइए कहाँ तक, फोर्थ कॉलम तक, क्या मिला, 12। ये इसके बाद नेक्स्ट A23 का क्या मतलब है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम तक चलिए, ये यहां पर पहुंचे आप, क्या मिला आपको, 5/2। तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ये समझ आ रहा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमने जब कल की क्लास में क्या देखा था, आपने लास्ट क्लास में क्या समझा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन हो और हमें उससे ऑल पॉसिबल ऑर्डर पता करने हो तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सच दैट उस ऑर्डर पेयर में जो दो एलिमेंट लिखे होंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करा के क्या आंसर आना चाहिए, 24। यानी कि मुझे बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करा कर आंसर कितना आता हो, 24। तो पहला मुझे मिला 1 and 24, ये पहला ऑर्डर पेयर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा, 24, ठीक। और बताइए 24 1, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने कल की क्लास में क्या देखा था कि ऑर्डर चेंज हो जाता है। आप अगर 1 और 24 लिख रहे हैं तो मतलब 1 रो और 24 कॉलम होंगे, और अगर 24 1 लिख रहे हैं तो 24 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो 124 और 24 1 दोनों वैलिड है, ठीक। अच्छा, और नंबर सोचिए जिसमें मल्टीप्लाई करा के 24 आए, 2 12, ठीक है। और बताइए, वेरी गुड, और बताइए, हाँ 3 8, ठीक। और बताइए 8 3 4, ठीक है। और बताइए 6 4, और भी है क्या, सारे हो गए, ठीक। यही बन सकते हैं, और सोच लो अच्छे से, और तो कोई नहीं बन रहा, ठीक। अगर ये सब आपने जो लिखे हैं ये सब के सब आपने क्या लिखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, तो इनसे आप निकाल सकते हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर। वो क्या होंगे, जो आपके ऑर्डर पेयर हैं उन्हीं को ऑर्डर की फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब 1 × 1/24 और 24/1, सिमिलरली 2/12, 12/2 एंड हाँ 3/8, और बताइए 8/3 एंड 4/6, नेक्स्ट 6/4। ये देख लेना, अगर कोई मेरे से रह गया हो तो मैक्सिमम यही होंगे, ठीक। ये समझ आ रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर 24 एलिमेंट ना होकर 13 एलिमेंट होते, पहला क्वेश्चन n = किसके लिए था, अब हमारे पास इसका एक और पार्ट बना दिया है उसने। वो कह रहा है कि अगर आपको 13 एलिमेंट दे दिए जाए तब क्या होगा, कितने ऑर्डर बना सकते हो आप। तो आंसर है, हम सबसे पहले इसके ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लिखिए आप। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट के पेयर लिखना जिनका मल्टीप्लाई कराकर क्या आए, 13, ठीक। तो लिख लिया 1 13 एंड 13 1। क्या कोई और बन सकता है, आंसर है नो, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स की बातें करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी और चीज़ को मल्टीप्लाई कराकर अगर 13 लेकर आ जाते हैं तो वो नहीं चलेगा, सिर्फ किसको मल्टीप्लाई कराकर आना चाहिए, नेचुरल नंबर को। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया था, ठीक। अब बताइए ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर 1/13 एंड 13/1, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है ये, ठीक। इसी तरह से एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन और बनाया है एनसीईआरटी में, उस पर ध्यान दीजिए आप। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, ओके, इस बार क्वेश्चन आया n = 18 एलिमेंट के लिए, और फिर से उसने पॉसिबल ऑर्डर पूछे, तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कैसे, सबसे पहले क्या बनाओगे बताओ, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऐसे पेयर बनाओगे, ऐसे ब्रैकेट बनाओगे जितने बन सकेंगे आपसे, कि सच दैट कि उन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराकर क्या आए, 18। बताइए क्या क्या होंगे, 118, ठीक है। सबसे बढ़िया तो यही होता है, सबसे पहले 18 1 और
2 9 और ठीक है 3 6, हाँ वेरी गुड 3 6 और 6 3 और बताइए और कुछ बनेगा क्या? 9 2 हो चुका, ये हो गया। ठीक, तो जितने हमने सोच सकते थे वो हमारे पास मिल गए हमें। ठीक है, अगर ये इतने ऑर्डर पेयर हैं तो इन्हीं से हम बना सकते हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला 1/18, 18/1, 2/9 एंड 9/2 एंड 3/6 एंड 6/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक, अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप इसी तरह का। n इक्वल्स टू, अब उसने क्या कहा 5, वो कह रहा है 5 एलिमेंट हो तब क्या होगा बताइए। तो बड़े आसानी से बता देंगे। कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। बताइए 5, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करा के 5 आता हो। 5 1, ये अगर इसके अलावा और तो कोई बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमने लिख दिया ऑल पॉसिबल ऑर्डर। क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1/5 एंड 5/1। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये हमने कल लास्ट क्लास में स्टडी किया था, उसके बेसिस पर आपने ये क्वेश्चन देख लिए।